नमस्कार साथियों, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले हम लोगों ने संधि का प्रथम भाग पढ़ा था और उस प्रथम भाग में हम लोगों ने संधि के बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। बेसिक चीज़ों का अर्थ हो गया कि संधि किन के मध्य होती है, परिभाषा हो गई, परिभाषाओं को किस प्रकार से समझा जाता वह चीज़ हो गई, और उसके बाद जो स्वर संधि थे उन स्वर संधि के भेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा आप लोगों ने यदि हमारा पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को संधि की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस प्रथम वीडियो में मिलेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक बार उस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों के मन में जिस प्रकार की भी कोई भी संधि के संबंध में डाउट है वह सारी की सारी डाउट्स आपके उस प्रथम वीडियो में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वह उन संधि के भेदों के बारे में। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी। वह चीज़ क्या थी कि संधि होती किन के बीच में है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक सूत्र, वह सूत्र बार बार मैं उसका जिक्र भी करूँगा और बार बार आपके सामने वह सूत्र आता रहेगा। वह सूत्र था प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। यह सूत्र आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सूत्र सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से है कि यदि संधि विच्छेद की स्थिति हो रखी है और उस संधि विच्छेद में हम लोगों को यह पता करना है कि जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है और विसर्ग संधि का है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि मैंने विस्तार से उसके भेद और सूत्रों के माध्यम से परिभाषा किस प्रकार से बनती है उस चीज़ के बारे में भी मैंने अपने प्रथम वीडियो में आपको बताया था। अब हम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि को ध्यान में रखते हुए ही संधि के भेद और उनके उपभेद जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। और स्वर संधि को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक सूत्र लिखा था, स्वर प्लस स्वर। यह लिखने के बाद मैंने स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में आपको समझाया। अब उन पांचों भेदों में जो अपना प्रथम भेद है, मैंने कहा था उपभेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जो प्रथम भेद है उस प्रथम भेद के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। प्रथम भेद है दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से हम लोग इस दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते हैं। तो इस दीर्घ स्वर संधि नाम से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर, यहाँ तक अगर देखें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप संधि करेंगे, इस शब्द में ही हम इसकी परिभाषा को ढूंढते हैं। जब आप संधि करेंगे तो संधि करने पर जो स्वर हमें प्राप्त होगा वह स्वर हमें दीर्घ प्राप्त होगा। बस यही चीज़ दीर्घ स्वर संधि को दर्शाती है। इसके अलावा दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपको जब पांचों भेदों के बारे में विस्तार से समझाने का सूत्र के रूप में प्रयास किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है।
दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। होना क्या होगा, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के अनुसार ही मेल करना होगा। तो जब सजातीय स्वर आपस में मेल करते हैं तो सजातीय स्वर वर्ण विचार वाले विषय में मैंने आपको डिटेल में उसकी जानकारी दी। तो सजातीय स्वर जो है वह सजातीय स्वर जब आपस में मेल करते हैं तो मेल करने पर जो हमें मूल रूप से एक स्वर प्राप्त होता है वह स्वर हमें दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि। नाम से ही हम लोग अपनी संधि को समझते हैं और अपनी संधि को समझने का आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो किन किन स्वरों को आपस में मिलाते हैं, कौन से सजातीय स्वर हैं, तो सबसे पहले अब परिभाषा हो गई। अगर परिभाषा के लिए हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, परिभाषा को यदि हम लोग को कुछ समझना चाहते हैं तो सजातीय यानी समान जाति के स्वर जब आपस में मेल करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनको मिलाने पर जो स्वर हम लोगों को प्राप्त होता है वह स्वर जो दीर्घ प्राप्त होता है वही कौन सा होगा, दीर्घ प्राप्त होने पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यह चीज़ आप लोगों को समझना है। सबसे पहले तो यह भी समझना पड़ेगा कि स्वर दो प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। दूसरा रूप संधि का, इस परिभाषा का जो दूसरा रूप यदि हम लोग देखें तो दूसरा रूप भी क्या है, सजातीय स्वर ह्रस्व और दीर्घ। जब ह्रस्व और दीर्घ आपस में मेल करते हैं या ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर मेल करता है या दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर मेल करता है या दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व स्वर मेल करता है, तो इन दोनों को आपस में मेल करने पर हमें सदैव दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जो समान जाति के होने चाहिए, जो सजातीय होने चाहिए, आपस में मेल करने पर जो संधि होती है वह संधि दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन स्वरों के मध्य हम लोगों को मेल करना है और किस प्रकार से मेल करना है। यह सूत्र आपके सदैव काम आने वाला है, इसलिए आप इस सूत्र को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए। चलिए अब हम लोग किन किन के मध्य मेल होने वाला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि समान जाति के स्वर, सजातीय स्वर अ और आ, ये समान जाति के स्वर हैं। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है प्लस के पहले और प्लस के बाद, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द किसे कहा गया, प्लस के पहले वाले को प्रथम शब्द कहा गया और प्लस के बाद वाले को द्वितीय शब्द कहा गया। तो प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि होगी इनमें से कोई एक होनी चाहिए, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि इनमें से कोई एक होनी चाहिए। इस प्रकार से जब इनके अंदर आप मेल करेंगे तो जो चीज़ आपको प्राप्त होगी वह होगी दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी भी दी थी। पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को दे दिया। संधि के भाग 1 जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को दिया है और उसमें ये भी बताया था कि जो स्वर होते हैं, कौन सा स्वर ताकतवर है, कौन सा कमज़ोर है, उसके बारे में भी जानकारी दी। राजा महाराजाओं का उदाहरण देते हुए भी मैंने आप लोगों को संधि के बारे में सब चीज़ें बताई थी और आज उसी चीज़ का प्रयोग करते हुए कि किस प्रकार से हम अपना इन संधि को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहता है कि जब समान जाति के स्वर, यानी समान जाति के हैं इसका मतलब दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही ताकतवर हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसी स्थिति होती है तब मूल जो चीज़ है वो आपको समझना है। इसलिए आप लोगों को ये कहा गया
कि आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ें ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि किसी भी चीज़ को आपको उनको हृदय में बिठाना है अच्छे से, तो आप लोग इत्मीनान से उनको पढ़िए, चाहे अंग्रेजी का वीडियो हो चाहे हिंदी का वीडियो हो। जब आप धैर्य से पढ़ेंगे तो ही वह सारी की सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में अच्छे से अंकित होगी। अन्यथा जल्दबाजी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है और हमारे प्रश्न भी उस प्रकार के आ जाते हैं और हम लोग उससे वंचित रहते हैं। चलिए वापस हम अपने विषय पर चलते हैं कि जब समान जाति के स्वर दोनों ही पावरफुल हैं तब क्या होता है। यह कहता है कि मूल में संधि को समझने का प्रकार यही है। शब्द लिखा हुआ है विद्या और आलय। जब इस प्रकार की चीज़ लिखी हुई रहती है विद्या प्लस आलय, तो आप लोग देखेंगे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इनको जब देखेंगे तो आप इसका विवेचन करते हैं, शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण करने पर आपको लगेगा कि इसके अंत में आ की ध्वनि आ रही है और इसके प्रारंभ में आ की ध्वनि आ रही है, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ये हो गई और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ये हो गई। तो दोनों ही चीज़ें जब आपको लग रहा है कि इस प्रकार से आ रही है, समान जाति के स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो जब समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को ही मूल में हटाना होता है। और जब आप दोनों को हटाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, उसके सामने आपके सामने स्थिति बनेगी विद्या और पीछे बचेगा लय। अब आप कहते हैं कि संधि करते समय जब समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो उन समान जाति को मिलाने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे। जैसे आ गया तो आपको उन दोनों के स्थान पर आ को लाना पड़ेगा और आप लोग जब इसमें आ को लाएंगे तो इस प्रकार से संधि हो गई। अब एक बात पहले भी बताया था, अब भी पुनः उसका स्मरण आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। जब कभी भी कोई भी व्यंजन हलंत रूप में रहता है, कोई भी व्यंजन हलंत रूप में रहता है और इसके ठीक बाद यदि स्वर आ जाए, जब कोई व्यंजन हलंत रूप में रहता है और उसके ठीक बाद स्वर आ जाए तो वह स्वर उस व्यंजन के साथ आ यानी अपनी मात्रा के रूप में मिल जाता है। तो किस प्रकार से मिलेगा, तो ये इस प्रकार से मात्रा के रूप में मिल गया और यह शब्द बन गया विद्यालय। आपको मैंने पहले ही कहा था धैर्य से यदि समझेंगे, सही संधि को समझने का तरीका यही है। अब आप लोग खूब सारी जल्दबाजी में कई सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह मूल जो विषय है, मूल विषय वस्तु है वो आपसे छूटती है। तो दीर्घ स्वर संधि में समान जाति के स्वर हैं तो इस प्रकार से ये संधि होती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, इसी चीज़ का उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से हमें संधि करनी है। मैं अभी संधि करने के बारे में बात कर रहा हूँ, संधि विच्छेद के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संधि विच्छेद किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले संधि करना सीखें, उसके बाद संधि विच्छेद करना सीखेंगे। चलिए अगला जो शब्द लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। अब इस शब्द में क्या होगा, वही चीज़ें ध्यान रखनी। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, तो आप लोग कहेंगे इसमें प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह आ रही है, इसकी जो द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वह आ रही है। इस प्रकार से ये जो समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं, दोनों ही पावरफुल हैं, उनकी शक्ति दोनों की बराबर है, समान है। तो समान शक्ति है, इसलिए क्या होगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा और इनकी जगह लाना किसको है, लाने का काम ये होगा, आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब क्या होगा, आ की मात्रा हटाएंगे,
स्वर, जिस व्यंजन में से स्वर हटाते हैं, स्वर निकालते हैं, तो वह व्यंजन हलंत रूप में आ जाता है और पीछे जो बचा वो इस प्रकार से बचा। अब ये व्यंजन हलंत है, हलंत के ठीक बाद स्वर आ गया, तो यह स्वर मात्रा के रूप में इसके साथ मिल जाएगा और हमें जो शब्द प्राप्त होने वाला है वह होगा विद्यार्थी। ये लीजिए, ये जो शब्द बना है यह एकदम सटीक शब्द है, एकदम सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सारे तरीकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सही में बनता तो इस प्रकार से है। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट टिक देता हूँ, किस प्रकार से होगा। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है शश और पीछे लिखा हुआ है अंक। अब ये शब्द आ गया। अब आप इसके प्रथम शब्द और उस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को देखेंगे तो अंतिम ध्वनि इसमें कौन आ रही है, आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। जब आप इस शब्द का विश्लेषण करेंगे तो ये शब्द इस प्रकार से बनेगा। तो इसकी अंतिम ध्वनि कौन आ रही है, तो आप कहेंगे इसकी अंतिम ध्वनि अ आ रही है, प्लस इसकी प्रथम ध्वनि कौन आ रही है, अ आ रही है। तो जब दोनों ही समान जाति के स्वर आ गए, समान जाति के स्वर जो ही आएंगे त्यों ही आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों को हटाना है। इन दोनों को हटाने के बाद इनका मूल जो दीर्घ स्वर है उस दीर्घ स्वर को लेकर आना है। ये इसका दीर्घ स्वर हो गया आ। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ट्रिक समझना है। तो पीछे वाले अ को हटाइए और आ की मात्रा पहले वाले के साथ जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, शशांक शब्द बन गया। इसके अलावा भी और भी हम लोग यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल को और ज़्यादा सरल करने का प्रयास करता हूँ कि आप सीधे ही उत्तर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सीधे उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं। परम प्लस अर्थी या परम प्लस अर्थ ले लेते हैं। आप लोग देखेंगे इसमें अ आ गया, इसमें भी अ आ गया, समान जाति के स्वर आ गए। लाना किसको है, लाना दीर्घ स्वर को आ को है। तो जब आ को लेकर आना है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, पीछे वाले को हटाइए और आगे वाले के साथ आ जोड़ दीजिए। पीछे वाले को हटा दिया, आगे वाले के साथ आ की मात्रा लगा दी और जो पीछे शब्द बचा हुआ है, जो शेष भाग बचा हुआ है शब्द का, उसको यहाँ लिख दीजिए तो शब्द बन जाएगा परमार्थ। इस प्रकार से आप लोग दीर्घ स्वर संधि को समझ सकते हैं और सीधे तरीके से करने का प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। कुछ भी नहीं करना, पीछे वाले को हटाना, आगे वाले के साथ आ की मात्रा जोड़ देना। यदि पहले से ही आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो पीछे वाले को हटाना है केवल। तो इस प्रकार से आप लोग स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि को समझ सकते हैं। मैंने अभी एक ही चीज़ बताई है क्योंकि सजातीय स्वर केवल अ नहीं है, सजातीय स्वर और भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो अन्यत्र कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी विषय हो और चाहे हिंदी विषय हो। चलिए, एक रूप अभी हम लोगों ने देखा समान जाति का। अब हम लोग दूसरा रूप देखते हैं, ई और ई। समान जाति के ही हैं, ई और ई, ई और ई। वह की वह स्थिति है, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। जब समान जाति के आपस में मेल करेंगे, समान जाति के आपस में मेल करने पर इनका दीर्घ रूप ही उत्पन्न होगा और वह दीर्घ रूप होगा ई। एक रूप ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और है, उसी को भी साथ में ले लेते हैं।
यहाँ दोनों ही ह्रस्व स्वर आएंगे, यहाँ दीर्घ और फिर ह्रस्व, फिर ह्रस्व और दीर्घ और दोनों ही दीर्घ। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि समान जाति के सारे स्वर आपस में किस प्रकार से मेल करके अपने ही दीर्घ रूप को बनाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ रूप कौन आ जाएगा? ऊ आ जाएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए, पहला शब्द जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समान जाति के स्वर आ गए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, सारी चीज़ें आपको अब ध्यान में आ गई। बार बार इसका दोहरान करने पर आपके अक्षर पटल पर यह चीज़ अच्छे से छप चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसकी अंतिम ध्वनि ई और अ तो समान जाति के स्वर हैं, और समान जाति के स्वर जब आपस में मेल करते हैं तो एक दीर्घ रूप बनाते हैं। इस प्रकार से दीर्घ रूप बनाते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, पीछे वाले को काटना है और आगे वाला जो यानी प्रथम शब्द के साथ जो स्वर आया हुआ है उसको दीर्घ रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो मैंने इतना ही काम किया है। इस प्रकार से शब्द बन गया रविंद्र। आप लोग भी सीधे ही कर सकते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से हम लोगों को संधि करना चाहिए, शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप वही था। अब कंपटीशन में एक बार वो शुद्ध रूप आपके ध्यान में आ गया तो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग इसके 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। मान लीजिए शब्द दिया हुआ है प्रति और इक। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं समान जाति के स्वर हैं, और समान जाति के स्वर जब आपस में मेल करते हैं तो करना कुछ भी नहीं है, पीछे वाले को काटना है, आगे वाले को दीर्घ रूप देना है। पीछे वाले को काट दिया, आगे वाले को दीर्घ रूप दे दिया। इस प्रकार से शब्द बन गया प्रतीक। यह दीर्घ स्वर संधि के कुछ भेदों के बारे में, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में मैंने आपको समझाया। अब हम लोग ऊ के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है लघु और बाद में लिखा हुआ है उत्तर। तो संधि विच्छेद की जब स्थिति होती है, ऊ की मात्रा आ गई और इस ऊ की मात्रा हलंत करना पड़ेगा, इसको भी हलंत करना पड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं कि इसको भी कट करना पड़ेगा, इसको भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि समान जाति के हैं और समान जाति के आने पर उनके स्थान पर दीर्घ रूप को लाना है। यहाँ मैं दीर्घ रूप को लेकर आ गया। तो वही बात, यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अच्छा है, पीछे वाले को काटिए, आगे वाले को दीर्घ कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, पीछे वाले को काट दिया, आगे वाले को दीर्घ कर दिया, और जो शेष बचा हुआ भाग था पीछे वाले का वह लिख दिया। इस प्रकार से शब्द बन गया लघुत्तर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है सरयू और ऊर्मी, दोनों ही दीर्घ रूप आ गए। जब दोनों ही दीर्घ रूप आते हैं तो आप पीछे वाले को काटिए, आगे वाले को वैसा का वैसा रखिए, और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि को किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वह सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम कुछ एग्जाम्पल संधि विच्छेद के करते हैं। चलिए, अब हम कुछ उदाहरण संधि विच्छेद के करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को संधि विच्छेद करना चाहिए। एक बार ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी तो उसके बाद हम लोगों को आगे जितने भी भेद होंगे उन भेदों के लिए ज़्यादा
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक बार मेहनत करने की आवश्यकता होती है और फिर परिणाम स्वतः ही आपके सामने आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं शब्द लेता हूँ भ्रष्टाचार, उसके बाद कपीश। अब इनके संधि विच्छेद करने हैं और उन संधि विच्छेद को किस प्रकार से करना है वह चीज़ हम लोगों को समझना है। शब्द लिखा है अनुदित। विच्छेद की बात आ गई। अब इतनी देर तो हम लोग क्या कर रहे थे, विच्छेद करना। इतनी देर तो हम संधि करने की बात समझ रहे थे, किस किस प्रकार से संधि करना चाहिए। अब संधि विच्छेद किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो शब्द आपको संधि विच्छेद के लिए दिया जाता है, आप इत्मीनान से उसका उच्चारण कीजिए, धैर्य के साथ उसका उच्चारण कीजिए। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दो शब्दों का मिलना उच्चारण में प्रकट होगा, या यूँ कह सकते हैं दो शब्दों का मिलना महसूस होगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे भ्रष्टाचार, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दो शब्द आपस में मिल रहे हैं। कपीस, कपीस, यहाँ दो शब्द आपस में मिल रहे हैं। अनुदित, तो यहाँ शब्द अनुदित, तो यहाँ दो शब्द आपको मिलते हुए महसूस हो रहे हैं। तो बस वहीं पर हम लोगों को उसका संधि विच्छेद करना चाहिए। कई बार इस प्रकार का शब्द भी आता है साष्टांग। तो आप क्या करते हैं, उस साष्टांग में आपको यहाँ पर भी शब्द मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी शब्द मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। यदि इस प्रकार की भी स्थिति आती है, दो जगह मिलते हुए नज़र आते हैं, तो दोनों जगह करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको विकल्प में संधि विच्छेद क्या दी हुई है वही उत्तर सही मानना है, लेकिन आना आपको सारी चीज़ें चाहिए। तो हम इन चारों का विवेचन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग भ्रष्टाचार, तो आप लोग क्या करेंगे, टा के साथ ट के साथ आ की मात्रा मिली हुई, मैंने क्या किया, उस आ की मात्रा को हटा दिया, पीछे कौन बचा, चार। अब आपको समझना क्या है, आप लोगों को ये समझना है कि ये जो आ की ध्वनि आई है, ये आ की ध्वनि किस संधि के अंतर्गत आती है। तब आप कहेंगे कि आ स्वर दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब आप सोचते हैं कि भाई दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत तो आता है, लेकिन यह आ और आ, इनमें किसके अंतर्गत, अब ये मान लीजिए स्थिति आ गई। अब आप सोचते हैं कि भाई संधि विच्छेद करना है, तो पहले क्या था, संधि की थी, तो संधि की थी तो इनकी जगह इसको लेकर आए थे, यही तो काम किया था हम लोगों ने, इनकी जगह इसको लेकर आए थे। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह इनमें से किसी एक को लेकर आना है। यह बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। संधि की थी तो इनकी जगह इसको लाए थे, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसकी जगह इनमें से किसी एक को लेकर आना है। अब यहाँ हमारा शब्दकोश थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, बिना शब्दकोश थोड़ा सी मामला गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सूत्र को लगाने का प्रयास करते हैं। संधि विच्छेद कैसे करते हैं वह भी आप इत्मीनान से समझ सकते हैं, अ और अ। तो यहाँ इस अ को मिलाएंगे तो शब्द बन गया भ्रष्ट, लेकिन यहाँ जब आप मिलाओगे तो शब्द बना अचार। अचार शब्द और इस भ्रष्ट शब्द के साथ दोनों का मेल नहीं होता। अचार जो चीज़ होती है वह खाने की होती है, यहाँ बात किसी और की आ रही है, तो यह सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे वाला शब्द इस शब्द के साथ किसी प्रकार का मेल नहीं कर रहा। तो अब हम दूसरे को लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे अ और आ। जब अ और आ को लगाएंगे तब क्या होगा, अ इसके साथ मिल जाएगा, भ्रष्ट शब्द ठीक है, क्योंकि भ्रष्टा कोई शब्द नहीं होता, तो भ्रष्ट शब्द ठीक है, और उसके बाद
दूसरा शब्द बनता है आचार। आचार का मतलब व्यवहार, आचरण। तो भ्रष्ट आचरण यानी बुरा आचरण जो होता है वह यहाँ पर इन दोनों शब्दों का मेल करवाता है, तो इसलिए यहाँ शब्द बनेगा भ्रष्ट प्लस आचार। क्योंकि यदि आप लोग मान लीजिए यहाँ भ्रष्टा शब्द लिखते हो तो भी यह गलत हो जाएगा, यानी पहले आ की ध्वनि तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो दूसरे वाले शब्द को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना चाहिए। यहाँ पर देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं, और वो दूसरा शब्द संधि विच्छेद के रूप में किस प्रकार से होगा, वह भ्रष्ट प्लस आचार। शब्द आया है यहाँ पर कपीस। हनुमान जी का जो पर्यायवाची शब्द है, यदि आप लोगों को याद है तो ये और ज़्यादा सरल हो जाएगा। ईश्वर का यदि पर्यायवाची शब्द आपको याद है तो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ हम लोग जब इसका विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमारे सामने मूल शब्द आता है ई और फिर बचता है स। तो ई किसकी वजह से आता है, तब आप कहेंगे कि जिस प्रकार से ये था, इससे ठीक पहले हमने ई के बारे में पढ़ा था। तो कपि शब्द जो बनता है वह किस प्रकार से बनता है, अब आप इसको लिख के देखिए। अब आपको ठीक कौन सा लगता है, कपि ठीक लगता है या कपि ठीक लगता है? तो आप कहेंगे कपि यानी बंदर। हनुमान जी का भी पर्यायवाची कह सकते हैं, बंदर का भी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ यह ठीक नहीं है, तो कपि शब्द हो गया। पीछे कौन बचता है, इस अच्छा लगता है या ईस अच्छा लगता है। अब आपको समझना है ईस अच्छा होता है या इस अच्छा होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको दो तीन बातें, दो तीन शब्दों की जानकारी दे देता हूँ कि यदि कहीं पर भी ऐसे शब्द दिए हुए हों, इंद्र, तो इंद्र में ई सदैव छोटा होगा, ईश में ई सदैव बड़ा होगा, ईश्वर में ई सदैव बड़ा होगा। यह चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने की है। तो कौन सा छोटा होगा, कौन सी मात्रा बड़ी होगी, वह चीज़ है। तो यहाँ पर यह मामला आपको ठीक नहीं लगेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कपि और ईश। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ भी आपको अगले वाले उदाहरण में देखने को मिलेगी। वह चीज़ कौन सी है, वह यह अनुदित। उदित शब्द कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे उदित शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आप कहते हैं अनु शब्द इस प्रकार से होगा, अनु शब्द इस प्रकार से होगा। दोनों में से कौन सा ठीक होगा? तब मैं आपको एक छोटी सी और बहुत बढ़िया जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग जब उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्ग में अधिकांश जो स्वर की मात्रा होती है पीछे वाली, वह सदैव हलंत रूप क्षमा चाहूँगा, वह सदैव ह्रस्व रूप में होती है। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा जो होगी वह ह्रस्व रूप में होगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका जो संधि विच्छेद है अनु और उदित, उदित नहीं होता, उदित होता है। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं, स प्लस अष्ट प्लस अंग, क्या आप लोग विकल्प आपके सामने खूब सारे रहते हैं। अब मैं आपको एक विकल्प के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हमारे सामने परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम लोगों को उत्तर देने होते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं आपको विकल्प के माध्यम से इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे सामने जो परीक्षा में प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है अभीष्ट दिया हुआ है, और अभीष्ट का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। नंबर 1 अभी प्लस ईस्ट, नंबर 2 अभी प्लस इष्ट, नंबर 3 अभी प्लस ईस्ट, और नंबर 4 अभी प्लस इष्ट।
अब इस प्रकार के आपको 4 विकल्प देंगे तो वहाँ आप लोगों को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि भाई आपको उसने विकल्प दे दी, अब उस विकल्प में से सही विकल्प को ढूंढना है। तो सबसे पहले उस शब्द की प्रकृति को देखो, तो आप कहेंगे अभी जो है वह एक उपसर्ग है। क्या है? वह एक उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग जो है इसका मतलब क्या हो गया? ई की मात्रा बड़ी होने की संभावना तो नहीं रहेगी, तो ये भी कट हो गया। तो 2 विकल्प तो चले गए। इसी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए कि ये 2 विकल्प कट चुके हैं और ये 2 विकल्प ही बचे हैं। तो जब ये 2 विकल्प बचे तो ईस्ट होता है या ईस्ट होता है, तब आप कहेंगे ईस्ट नहीं होता, ईस्ट ही होता है। तो यहाँ विकल्प नंबर 2 पूर्ण रूप से सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग संधि को समझ सकते हैं और दीर्घ संधि का जो पूरा का पूरा विस्तारित रूप है मैंने आपके सामने रखा। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि हम जो भी चीज़ आपको देंगे वह परीक्षा के अकॉर्डिंग ही होगी और परीक्षा में आने की संभावना भी 100% रहेगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।